अब हमें पता है हमारे देश को आजादी कब मिल गई थी, कब मिली थी? 1947 में मिली थी। कम से कम 200 वर्ष तक हमें क्या बना के लगा? गुलाम। तो एक तरह से हमें ना निचोड़ लिया था, खत्म करके गए थे। वो टारगेट डिसाइड करे जाते कि कैसे यहाँ काम किया जाए, क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाए, क्या क्या योजनाएं बनाई जाए ताकि हमारा देश फिर से ग्रो करे, हमारा देश फिर से क्या करे मेरे बच्चे, डेवलप करे। तो बेरोजगारी की समस्या को खत्म करेंगे, देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। ये दावे तो होते ही होते हैं, चाहे 10 साल पहले सरकार आई थी वो भी कर रही थी, आज भी कर रही है, और ये चेंज हो जाता है। हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है तो ये गोल भी जो है मेरे बच्चे चेंज हो जाते हैं। हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूं ताना मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम इंडिया इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और क्विक रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नेम देख लीजिए, क्या है मेरे बच्चे? इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जो है मेरे बच्चे चैप्टर है। इस चैप्टर में मेरे बच्चे जो है देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे मेरे बच्चे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक को समझेंगे, इसके मेरिट्स, इसके डीमेरिट्स करेंगे। लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स अच्छे से करेंगे, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक आपके सिलेबस पे नहीं है तो एक बार इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चे हम समझेंगे, इसके अलावा हम समझेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग। यहाँ पे रह गया लिखना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग समझेंगे, और उसके बाद समझेंगे पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसका टॉपिक हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए जी मेरे बच्चे, तो समझते हैं मेरे बच्चे, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या है मेरे राजे? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? देखो बड़े ध्यान से समझ। देखो भाई, अभी हमने चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से कर लिया, और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखा तो एक बार वो प्लीज फटाफट से जाके चैप्टर नंबर 1 को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है ना। अब देखो, अब हमें पता है हमारे देश को आजादी कब मिल गई थी, कब मिली थी? 1947 में मिली थी। लगभग कम से कम मान के चल सकते हैं कि हमारे देश को कम से कम 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने क्या बना के रखा था? गुलाम बना के रखा था, है ना। अंग्रेजों ने कम से कम 200 वर्ष तक हमें क्या बना के लगा? गुलाम। तो एक तरह से हमें ना निचोड़ लिया था, खत्म करके गए थे। वो हमारे देश को कंगाल करके गए थे, हमारे देश को खत्म करके गए थे, हमारे देश को निचोड़ कर गए थे अंग्रेज। चले तो गए, ठीक है, चले नहीं गए, भगा दिया हमने, है ना। खुद से तो नहीं गए, हमने उनको भगा दिया, धक्के मार कर उनको हमने 1947 में क्या कर दिया? उनको भगा दिया, ठीक है। अब अंग्रेज चले तो गए लेकिन हमारे देश को बिल्कुल खत्म करके चले गए। हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गरीबी हो गई थी, हमारे देश का जीडीपी एकदम से कहते हैं ना बिल्कुल ही गिर गया था। हमारे देश का जीडीपी बिल्कुल भी, देश डेवलप नहीं कर रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी हमारे देश में, बिल्कुल भी देश में तरक्की नहीं हो रही थी, कहते हैं ना बिल्कुल ही, कहते हैं ना गिर गया था हमारा देश, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। और 1950 में देखा हमने कि हमारे देश में क्या आया था? कॉन्स्टिट्यूशन आया था। आपको पता है 26 जनवरी 1950 में हमारा देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है। तो 1950 में हमने ये डिसाइड किया था कि भाई अब बस बहुत हो गया अंग्रेजों का शासन, बहुत औखे से, मतलब बहुत मुश्किल से अब हमने उनको धक्के मार के जो है निकाल दिया। अब हमें फिर से अपने देश को खड़ा करना पड़ेगा। जो अंग्रेज हमारे देश को गिरा के चले गए थे, जो अंग्रेज हमारे देश को निचोड़ कर गए थे, जो अंग्रेज जो हमारे देश को बिल्कुल खत्म कर गए थे, अब उस देश को हमें फिर से खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। सो वही तभी मेरे बच्चे 1950 में क्या आए थे? हमारे देश में प्लानिंग कमीशन आई थी, यानी हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी थी। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है देश से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करी थी कि भाई देश में क्या किया जाए, क्या क्या पॉलिसीज लेके आए, है ना। पहले किसने राज किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया था, और अब ये डिसाइड किया था अब जो राज करेगी वो कौन करेगी? इंडियन गवर्नमेंट करेगी। यानी अब हमने ये सोचा कि भाई अब बहुत हो गया अंग्रेजों का शासन, बहुत हो गया, अंग्रेजों ने हमारे देश को बहुत गुलाम बना लिया, बहुत उनकी कर ली। अब हमें अपने देश को फिर से खड़ा करना है, अब हमें अपने देश को फिर से ग्रो करना है, ग्रोथ लेके आनी है हमें अपने देश में, ठीक है। सो फिर क्या किया? इकोनॉमिक प्लानिंग्स हुई। इकोनॉमिक प्लानिंग्स का मतलब देश से रिलेटेड प्लानिंग्स हुई, नई नई पॉलिसीज बनी, प्रोग्राम्स बने कि क्या किया जाए ऐसा कि हमारे देश में फिर से ग्रोथ आए, है ना। क्या किया जाए? टारगेट फिक्स करे गए कि उन टारगेट्स को अचीव करना है इन पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि हमारा देश फिर से क्या करने लगे? ग्रो करे, हमारे देश का जीडीपी बढ़ने लगे और हमारे देश में क्या आने लगे? डेवलपमेंट आने लगे। अब हमारा पर्पस क्या था? सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को ग्रोथ लेके आना, हमारे देश का जीडीपी बढ़ाना, हमारे देश में ग्रोथ लेके आना, हमारे देश को डेवलप करना, हमारे देश का वेलफेयर करना, हमारे देश में तरक्की लाना जो है अब हमारा क्या हो गया था? ऑब्जेक्टिव हो गया था, ठीक है जी। सो 19 अगर मैं बात करूं 1950 में हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन आई थी। प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? ध्यान समझिएगा।
सो प्लानिंग कमीशन एक तरह से बेसिकली मेरे बच्चे एक सभा सी बैठती थी, यहाँ पे एक चेयरमैन बैठता था। ये चेयरमैन कौन होता था? देश का जो प्रधानमंत्री है वो क्या होते थे? चेयरमैन होते थे। इस प्लानिंग कमीशन के क्या होते थे? चेयरमैन। देश के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री जो है क्या होते थे मेरे बच्चे? यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के क्या होते थे? चेयरमैन होते थे। यहाँ पे मेरे बच्चे जो है बेसिकली थोड़े वो जो मिनिस्टर टाइप और वो सब बैठते थे और आपस में क्या करते थे? डिबेट करते थे कि अब क्या किया जाए, क्या क्या नई नई पॉलिसीज लेके आए। आपस में डिबेट होती थी, चर्चा होती थी कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे हम अपने भारत को, अपने देश को फिर से ग्रोथ लेके आए, कैसे हम अपने देश का जीडीपी बढ़ाए, क्या किया जाए, क्या क्या प्रोग्राम्स लाए, क्या क्या योजनाएं बनाए हम। तो आपस में डिबेट होती थी और लास्ट में जो फाइनल डिसीजन है वो कौन लेते थे? जो देश के प्रधानमंत्री यानी जो चेयरमैन है इस प्लानिंग कमीशन के, वो लास्ट में क्या लेते थे? अपना फाइनल डिसीजन बताते थे और उसके हिसाब से हम जो है एक टारगेट फिक्स कर दिया। आपस में डिबेट हुई, चर्चा हुई, क्या किया जाए और फाइनल डिसीजन कौन बताते थे? जो चेयरमैन यानी देश के जो प्रधानमंत्री जो चेयरमैन होते ना इस प्लानिंग कमीशन के, वो लास्ट में अपना डिसीजन बताते थे। सो इस तरीके से काम हो रहा था। तो यही है मेरे बच्चे इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग्स करी जाती थी, देश से रिलेटेड प्लानिंग्स किए जाते थे। ठीक है, कौन प्लानिंग करती थी? प्लानिंग कमीशन बैठती थी। प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है प्लानिंग होती थी कि क्या किया जाए, टारगेट डिसाइड करे जाते कि कैसे काम किया जाए, क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाए, क्या क्या योजनाएं बनाई जाए। एक टारगेट फिक्स कर दिया जो उनको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना पड़ेगा? अचीव करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश फिर से ग्रो करे, हमारा देश फिर से क्या करे मेरे बच्चे? डेवलप करे। सो यही है मेरे बच्चे इकोनॉमिक प्लानिंग। सो इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस है अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी मतलब एक सेंट्रल पावर थी। ठीक है, किसकी बात? एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक तरह से एक प्लानिंग कमीशन है जहां पे क्या होती थी? इसका एक चेयरमैन होता है जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? सारे जो है मिनिस्टर वगैरह बैठ जाते हैं और आपस में प्लानिंग्स करते थे। ठीक है, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये प्लानिंग कमीशन का क्या काम है? सेट करता था टारगेट, है ना। टारगेट सेट्स किए जाते थे। एक सेकंड दीजिए। टारगेट्स को जो है मेरे बच्चे डिसाइड करते थे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने के लिए। दैट हैज टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो उनको अचीव करना होता था एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उन टारगेट्स को अचीव करना पड़ता था। एंड फॉर दिस दे हैव टू मेक डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो सिंपल सी बात है, अगर आसान भाषा में क्यों, एक प्लानिंग कमीशन बैठती थी। ये गलती से हो गया, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, सो ये प्लानिंग कमीशन बैठती थी जिसमें क्या होता था? पॉलिसीज बनाई जाती थी, योजनाएं, प्रोग्राम वगैरह बनाए जाते थे, टारगेट डिसाइड करे जाते थे जिनको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में क्या करने पड़ते थे? अचीव करने पड़ते थे, सो दैट हमारा देश फिर से क्या कर पाए? ग्रो करे और हमारा देश क्या करे? डेवलप करे। तो ध्यान समझिएगा, जो प्लानिंग कमीशन कब आई थी आपको पता ही है, 1950 से 2015 तक जो है मेरे बच्चे क्या रही थी? प्लानिंग कमीशन रही थी। लेकिन आफ्टर 2015 इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या नाम दे दिया गया था? नीति आयोग दे दिया गया था। क्या नाम दे दिया गया था? नीति आयोग। नाम से पता चल रहा है नीतियां बनाई जाती थी। आयोग मतलब योजनाएं बनाई जाती थी, नीतियां, नई नई पॉलिसीज, नई नई नीतियां, नई नई योजनाएं बनाई जाती थी। और ऐसी योजनाएं, ऐसी नीतियां जिससे हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश डेवलप करे, हमारे देश में क्या है? ग्रोथ आए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं यहां तक किसी को? चलिए जी, अब ध्यान से समझिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म होता था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान समझिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका मेन पर्पस क्या था? हमारे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, एक नए भारत की तरफ लेके जाना, है ना, देश में डेवलपमेंट करना। तो वही बोला, प्राइम मिनिस्टर जो थे, अरे यार, प्राइम मिनिस्टर जो थे वे मेरे बच्चे क्या थे? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे। यही सब आपको मैंने बताया। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चल जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे हमारी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी? एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म इकोनॉमी बोलो, सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म इकोनॉमी बोल लो, या फिर मेरे बच्चे क्या है तीसरी आपके, इसको बोल देते हैं मिक्स इकोनॉमी। अच्छा, एक चीज ध्यान समझिए, जो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। हमें पता है कि 2014 में हमारे देश में भाजपा सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी, और इसको कब रिप्लेस किया गया था? याद रखना, 2014 में हमारे देश में भाजपा सरकार आई थी और 2015 के बाद जो है लगभग 2015 में क्या है, प्लानिंग कमीशन को एक नया नाम दे दिया गया था। मतलब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या दे दिया गया था? नीति आयोग। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना। चलिए, अब आगे ध्यान समझिए, तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है। वैसे तो आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, सोशल इकोनॉमी क्या है और मिक्स इकोनॉमी क्या है, बट स्टिल हम आपको समझाएंगे। ठीक है,
तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अगर आप देखो इसी के अदर नेम जो है इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, तो ध्यान समझिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलो, मार्केट इकोनॉमी बोलो, और इसी को फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसी को मेरे बच्चे हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी क्या है, और लास्ट है मेरे बच्चे आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक है। ध्यान समझिए मिक्स इकोनॉमिक है, तो सबका ध्यान यही होना चाहिए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशल इकोनॉमिक है जिसमें मेरे बच्चे सारे के सारे डिसीजन देश से रिलेटेड, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, किस प्राइस पे बनाना है ना, किस प्राइस पे बेचना है, कहां से रॉ मटेरियल आएगा, यानी एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सारे के सारे डिसीजन देश से रिलेटेड, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, किस प्राइस पे बनाए, किस प्राइस पे बेचे, कहां से सामान आएगा, किनको बेचना है, एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन मेरे बच्चे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमिक है, जहां पे सारे के सारे डिसीजन है वो कौन लेता है? एक इंडिविजुअल लेता है। कौन लेता है मेरे बच्चे? एक इंडिविजुअल लेता है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस प्राइस पे बनाना, ठीक है, किसको बेचना, एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द इंडिविजुअल। लेकिन बात करें मिक्स इकोनॉमी की, मिक्स इकोनॉमी क्या है? इन दोनों का क्या है मेरे बच्चे? मिक्सचर है ना, इन दोनों को क्या है? मिक्सचर। तो यहाँ पे जो डिसीजन है दोनों के द्वारा लिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी लिया जाता है और एक इंडिविजुअल के द्वारा भी लिया जाता है। यानी यहाँ पे जो डिसीजन है, क्या बनाना, कैसे बनाना, किसके लिए बनाना, यानी यहाँ पे दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंडिविजुअल का भी रोल है और एक गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एवरी डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है? एक इंडिविजुअल लेता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करना। लॉज और ऑर्डर्स मतलब देश में हर चीज लीगली काम हो, मतलब कोई भी इलीगल काम ना हो, कोई भी क्राइम्स वगैरह ना हो, तो गवर्नमेंट का वहां रोल है ना, कि अगर किसी ने इलीगल तरीके से काम किया तो उसको कैसे सजा देनी है, क्या क्या पेनल्टीज उस पर लगेंगी, तो ये इनका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? टू मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर्स को क्या है? मेंटेन करना है कि हर चीज लीगली काम हो, लॉ के अकॉर्डिंग काम हो, है ना, उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काम हो, कुछ भी इलीगल काम ना, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का ये रोल है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सोशल इकोनॉमी जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया आपका, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि यूएसए होगी, और मिक्स इकोनॉमी जहां पे दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, यानी गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल, जो हमें पता है इंडिया। ठीक है, तो अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे तो इंडिविजुअल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट का भी जो है इंपॉर्टेंट रोल है, तभी तो मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी मतलब जहां पे दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंडिविजुअल का भी इंपॉर्टेंट रोल है और एक सरकार यानी गवर्नमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे सोशल वेलफेयर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजन कौन लेते? गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही है समाज का भला करना, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है मेरे बच्चे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन है कौन ले रहा है? एक इंडिविजुअल ले रहा है। सो एक इंडिविजुअल जो भी डिसीजन ले रहा है वो अपने हिसाब से ले रहा है, वो डिसीजन लेगा जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, जिससे वो ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट को। और यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी इन दोनों का ही जो है मिक्सचर है, राइट। सो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्टिव है, तो अगर मान लो एक इंडिविजुअल ले रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, अगर गवर्नमेंट ले रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे बच्चे प्राइस ऑफ कमोडिटी को कौन डिसाइड करते हैं? प्लानिंग अथॉरिटीज के द्वारा। प्लानिंग अथॉरिटीज का मतलब वही सेम प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है, यानी यहाँ पे भी वही सेम एक सभा बैठती है, ठीक है, यहाँ जो चेयरमैन है इस प्लानिंग कमीशन के, इस प्लानिंग अथॉरिटी के, ठीक है, वो यहाँ पे बैठते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है पावरफुल लोग बैठ जाते हैं, मिनिस्टर या जो भी पावरफुल लोग है वो यहाँ पे बैठते हैं और आपस में डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या प्राइस रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, अमीर गरीब दोनों को ध्यान में रखते हो वो एक फाइनल एक डिबेट करते हैं, और लास्ट में फाइनल डिसीजन कौन लेता है? जो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, सो ऐसे जो है प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं मेरे बच्चे, यहाँ पे जो प्राइस को किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? जहां आपकी डिमांड और सप्लाई, जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई का, जहां डिमांड और सप्लाई कट कर जाएगी उसके हिसाब से जो है वो प्राइस को डिसाइड कर देंगे। लेट्स से यहाँ पे 500 है, तो यानी कितने का वो प्रोडक्ट होगा? 500 रुपए का। जहां डिमांड सप्लाई कट कर जाएगी उसके हिसाब से जो है मेरे बच्चे वो क्या करते हैं? प्राइस को डिसाइड करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे मेरे बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो दोनों का ही मिक्सचर है। सो अगर मैं बात करूं, अगर एक इंडिविजुअल ले रहा है तो ऑब्वियसली वो मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड करेगा। अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो वो प्लानिंग अथॉरिटीज के बेसिस पे क्या करेगी? प्राइस को डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे दोनों का ही रोल होता है, एक इंडिविजुअल का भी और गवर्नमेंट का भी। ठीक है, अब मेरे बच्चे जो सबसे जरूरी हमें यहाँ पे ये पढ़ना है,
सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके मेरिट्स क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है। वैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसके मीनिंग, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। सबसे पहले वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जहां पे सारे के सारे डिजीज है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो भी डिसीजन है वो कौन लेता है, इंडिविजुअल लेता है, किसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे लिया जाता है। जो इसका एग्जांपल क्या है, इसका यूएसए हो गया। इसके मेरिट्स क्या है और इसके मेरे बच्चे फटाफट से देख लीजिए डीमेरिट्स क्या है। अब यहाँ पे अगर आपको पता है मेरे बच्चे डिसीजन कौन लेता है, एक इंडिविजुअल लेता है, तो एक इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बनाऊंगा तो ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगे। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या, ज्यादा प्रोडक्शन करना और ज्यादा क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना, ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है। तो इसका ये मेरिट है कि ज्यादा प्रोडक्शन हो पाती है इस इकोनॉमी में, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करते हैं वो, ताकि अगर देखो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो लोगों को पसंद आएगा, लोगों को अच्छा पसंद आएगा, ठीक है, तो अच्छा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो इनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करें, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा बेचे, ज्यादा बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो ये इनका जनरली ऑब्जेक्टिव होता है और इसलिए यहाँ पे जो जीडीपी है उस देश की क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा जिस देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगी उस देश का जीडीपी अपने आप ही क्या होगा, बढ़ेगा। जो हमें पता है यूएसए का जीडीपी आपको पता है कितना, क्योंकि यूएसए इज अ पावरफुल कंट्री, हमें पता है ना उसका जीडीपी कहां है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। अब फटाफट से इसकी डीमेरिट्स पे चलते हैं। प्राइस जो है जनरली इसका हाई होता है, ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्वालिटी भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और इसी वजह से ये बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, रिच सेक्शन ऑफ पीपल, अमीरों पे फोकस करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, गरीबों पे फोकस नहीं करते, क्योंकि एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, उसका एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव है क्या, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो इसलिए उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, अमीरों को टारगेट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं एप्पल, आपको पता है एप्पल कहां पे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेन अगर आपको पता है वो कहां पे, यूएसए में, राइट। तो उनका मेन टारगेट ऑडियंस ही क्या, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उनका प्राइस भी देखा ज्यादा होता है, ठीक है, ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ज्यादा पैसा कमाए, है ना। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं ना, उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, रे प्राइस ज्यादा होता है। मेन टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं, रिच सेक्शन ऑफ पीपल को कवर करते हैं, इग्नोर करते हैं गरीब लोगों को, वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यहां से इससे क्या होता है, देश में देखो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है। देखो अमीरों को वो फोकस करते हैं, गरीबों पे फोकस नहीं करते, ठीक है जी। तो इस वजह से अमीर लोग तो खरीद लेते हैं, उनकी डिमांड तो ज्यादा होती है, लेकिन जो गरीब लोग है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और जिस वजह से हमारे देश में क्या आती है, उस देश में क्या आती है, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आती है, यानी अमीर गरीब का फर्क बढ़ता है। आपको सीधी सी बात है, एम आई क्लियर, यहां तक समझ आया सबको। और यहाँ पे इस देश में क्या आती है, ग्रोथ तो आती है। ग्रोथ का मतलब है जीडीपी बढ़ना, और जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ती है इस देश में, लेकिन बट विदाउट सोशल जस्टिस, विदाउट सोशल जस्टिस। सोशल का मतलब होता है समाज, सोशल मतलब समाज, जस्टिस का मतलब न्याय, यानी समाज में न्याय नहीं होता, यानी समाज में न्याय ना होने का मतलब है देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत आती है। क्योंकि मेन टारगेट ऑडियंस क्या है, अमीर लोग। अमीर लोगों के बारे में सोचा जाता है, गरीब लोगों के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा पैसा कमाना, तो इनका टारगेट ऑडियंस ही अमीर लोग होती है, गरीब लोग नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से देश में क्या आती है मेरे बच्चे, इनइक्वालिटी आती है, यानी देश में ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन तो हो रही है, बट विदाउट सोशल जस्टिस का मतलब है बट समाज में एक तरह से न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि एक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अमीरों के बारे में सोचा जाता है, गरीब लोगों के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता, इग्नोर किया जाता है पुअर पीपल को यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सोशलिज्म इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या होता है, यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे कौन लेता है, सारे के सारे गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया जो है मेरे बच्चे इसका एग्जांपल है। अब मेरिट्स पे आते हैं, फटाफट से इसके डीमेरिट्स पे आते हैं। फटाफट से मेरिट्स पे आते हैं। सबसे पहले क्या, इक्वालिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट का पर्पस ही क्या है, देश में इक्वालिटी लेके आना। गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी ना, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अमीरों के बारे में सोचेगी, ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ गरीबों के बारे में सोचेगी, उनके लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही उसके लिए जरूरी है। अमीरों के बारे में भी सोचती है, गरीबों के बारे में भी सोचती है, देश में इक्वालिटी लेके आती है ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, समाज का भला हो सके। तो इस तरीके से वो डिसीजन लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है ना। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर लेके आना, समाज का भला करना। तो अमीरों का भी सोचेगी, गरीबों का भी सोचेगी, तो इससे देश में क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी। फोकस ऑन पुअर पीपल, तो गरीब लोगों के बारे में भी जो है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गरीब लोगों के बारे में भी सोचती है, उस तरीके से डिसीजन वगैरह लेती है। तो
फोकस किया जाता है गरीब लोगों पर भी। डू नॉट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट, इग्नोर नहीं करती। कलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब है ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों लोगों को टारगेट किया जाता है, यानी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अमीर लोगों के बारे में सोच रही है, और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ सिर्फ गरीब लोगों के बारे में सोच रही है, ऐसा नहीं, कलेक्टिवली सोचती है, दोनों के इंटरेस्ट को कलेक्टिवली सोचती है, अमीरों का भी सोचती है, गरीबों का भी सोचती है, कलेक्टिवली, यानी इग्नोर नहीं करती कलेक्टिव इंटरेस्ट को, यानी दोनों का इकट्ठा सोचती है। ऐसा नहीं सिर्फ अमीरों का सोच रही है और ऐसा भी नहीं सिर्फ गरीबों को सोचती है, कलेक्टिवली दोनों के इंटरेस्ट के बारे में, दोनों के बारे में जो है गवर्नमेंट सोचती है। नेक्स्ट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो देश में प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है देश में प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी यानी देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में ग्रोथ आएगी। एंड विद सोशल जस्टिस का मतलब है समाज में न्याय भी होता है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो समाज के हिसाब से यानी सब लोगों के हिसाब से सोचा जाता है, अमीरों का भी सोचा जाता है, गरीबों के बारे में भी सोचा जाता है, जिससे देश में इक्वेलिटी की प्रॉब्लम, इक्वेलिटी आती है जिससे देश में, यानी सोशल जस्टिस होता है, सोशल वेलफेयर होता है, समाज का भला होता है, यानी ग्रोथ तो आ रही है, जीडीपी तो आ रही है, प्रोडक्शन तो आ रही है, बट विद सोशल वेलफेयर आ रही है, समाज का भला हो रहा है, अमीर गरीब दोनों का भला हो रहा है, दोनों के हिसाब से सोचा जा रहा है, यानी देश में इक्वेलिटी आ रही है। अब ध्यान सकते हैं यहाँ पे जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट गरीब लोगों के बारे में भी सोचती है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो है देश में जो प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सोशल वेलफेयर जो है इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे देखो जीडीपी तो बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन स्लो रेट से बोला गया, स्लो रेट इसलिए बोला गया है क्योंकि प्राइस प्रोडक्ट का बहुत कम है, तो प्रॉफिट कम है, जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन थोड़ी सी कम रेट पे होगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कई बार जो सरकार है वो डेट ट्रैप में फंस जाती है। अब हमें पता है यहाँ पे सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, राइट, सारे डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को देश में डेवलपमेंट लानी है, देश में ग्रोथ लानी है, तो बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को ना, देश में रोड्स बनानी, रेलवेज बनानी, पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते ताकि देश में ग्रोथ आ सके, देश में डेवलपमेंट आ सके। पर कई बार क्या होता है मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है, गवर्नमेंट को खर्चे तो करने पड़ेंगे ताकि देश में ग्रोथ आए, देश में डेवलपमेंट। सो कई बार ऐसा होता है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो जाती है, और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं ना कहीं से उधार लेती है, बोरोइंग्स करती है ना, किसी दूसरे देश से उधार ले लेगी, यानी कई बार वो क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, उधार लेती है, और जिसकी वजह से सरकार के ऊपर क्या चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, यानी डेट ट्रैप में फंस जाती है, कर्जों के जाल में क्या हो जाती है वो मेरे बच्चे फंस जाती है। तो वही बात है, देखो गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, बट गवर्नमेंट को खर्चे तो करने पड़ेंगे, देश में ग्रोथ लानी है, देश में डेवलपमेंट लानी है, और इस वजह से सरकार क्या करती है, कई बार बोरोइंग्स कर लेती है, किसी दूसरे देश से बोरोइंग्स कर ली या किसी अदर सोर्स से बोरोइंग्स कर ली, तो उधार ले लेती है, उधार ले लेती है जो सरकार है वो डेट ट्रैप में फंस जाती है, यानी कर्जे के जाल में फंस जाती है। डेट का मतलब होता है कर्जा, ट्रैप का मतलब उसके जाल में फंस जाना, यानी कर्जे के जाल में जो है सरकार क्या हो जाती है मेरे बच्चे, फंस जाती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो अब आपको आसान से पता है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे सारे के सारे डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाना, कैसे बनाना, किसके लिए बनाना, और जितने भी डिसीजन होते हैं देश से रिलेटेड, सारे के सारे डिसीजन कौन लेती है, दोनों के द्वारा लिया जाता है, एक इंडिविजुअल के द्वारा भी लिया जाता है और एक गवर्नमेंट के द्वारा भी लिया जाता है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया। अब यहां पे देखिए मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, सोशल इकोनॉमी का भी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी। सो इसके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स है उन दोनों से ही मिलते जुलते, उन दोनों का ही मिक्सचर है। सो आप लोगों की ये होमवर्क है, ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स अच्छे से तीन तीन पॉइंट्स लिख के आना, उन दोनों से ही उठा लेना, थोड़ा थोड़ा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके पॉइंट्स लिखना, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, जहां से क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का डिफरेंस इसको अच्छे से कर लेना, 3 मार्क्स का डिफरेंस अच्छे से कर लेना मेरे बच्चे। क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ध्यान समझा, लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, ध्यान समझिए। देखो भाई, अब हमें पता है हमारे देश में हमारी सरकार जो है, मतलब क्या करती है, बहुत सारी प्लानिंग्स करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग्स का हमें टॉपिक पढ़ा ना। अब हमें पता है हमारे देश में जो सरकार है वो बहुत सारी प्लानिंग्स करती है, टारगेट्स डिसाइड करती है, क्या किया जाए, पॉलिसीज बनाती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाती है, ताकि देश में क्या है, ग्रोथ आए, ताकि देश में क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। सो लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होता है और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल। बच्चा लॉन्ग पीरियड गोल्स का मतलब होता है ऐसे गोल्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव जो लंबे समय तक चलते, लंबे समय तक चलते, ठीक है, यानी अगर आपको समझाऊंगी, ध्यान समझा। और दूसरा मेरे बच्चे शॉर्ट पीरियड गोल्स का मतलब, गोल्स का मतलब ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट पीरियड मतलब ऐसे गोल्स और ऐसे ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते, कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते। ध्यान समझना। अब हमें पता है हमारे देश में सरकार कितने टाइम के लिए आती है, 5 साल के लिए आती है, 5 साल के बाद सरकार
चेंज, है ना, सरकार चेंज हो जाती है। अब नई सरकार आती है, वो नए अपने वादे करती है, अपने नए ऑब्जेक्टिव्स लेके आती है, अपने नए नए गोल्स लेके आती है, हमें पता है वो आते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स में। नई सरकार आएगी, ठीक है, तो अपने नए नए वादे लाएगी कि हम बिजली कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, महंगाई कम करेंगे, हम इस क्षेत्र में ध्यान देंगे वगैरह वगैरह, हम सड़कें बनाएंगे, हम पक्की सड़कें बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड गोल्स का मतलब क्या है मेरे बच्चे? शॉर्ट पीरियड गोल्स का मतलब होता है ऐसे गोल्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जो सिर्फ 5 साल के लिए रहते हैं। नई सरकार आएगी, वो नई गोल्स लाएगी, फिर नई और सरकार आएगी, हर 5 साल के बाद फिर से वो अपने नए गोल्स लाएगी। यानी ये क्या होते हैं मेरे बच्चे? शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। अरे ये क्या हो जाता है, कोई बात नहीं, जो चेंज हो जाते हैं मेरे बच्चे आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद सरकार चेंज हो जाती है, ठीक है। नई सरकार आती है तो वो अपने नए गोल्स लेके आएगी, अपने नए ऑब्जेक्टिव्स को लेके आएंगे, जो हर 5 साल के बाद चेंज हो जाती है। हर आपने भी देखा इलेक्शनों के टाइम पे बोलते हैं ना, हम नारे नहीं लगाते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे लॉन्ग पीरियड गोल्स। क्या होता है लॉन्ग पीरियड गोल्स? मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो लंबे पीरियड तक चलते हैं, 10 साल पहले भी थे, आज भी है, 10 साल बाद भी रहेंगे, सरकार बदले ना बदले, ये गोल्स तो कांस्टेंट रहते ही रहते हैं। जैसे देश का जीडीपी बढ़ाना, देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आना, है ना। तो ये ऐसे गोल्स है जो रहेंगे रहेंगे, आज से 10 साल पहले भी थे, आज भी, आज के 10 साल बाद भी चलो, तो ये गोल्स तो कांस्टेंट ही रहते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हम महंगाई पे काम करेंगे, हम बिजली को सस्ता करेंगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे वगैरह वगैरह, जो चेंज हो जाते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। लेकिन ये जो है सरकार चाहे बदले चाहे ना बदले, ये तो कांस्टेंट रहेंगे। हर सरकार ये वादे तो करती ही करती है, इसके अलावा वो अपनी अलग लिस्ट लेके आती है। ये तो करती ही करती है कि महंगा, ये तो करती ही करती है कि भाई जीडीपी बढ़ाएंगे, देश में ग्रोथ लाएंगे, देश में एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करेंगे, देश में मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे, देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। ये दावे तो होते ही होते हैं, चाहे 10 साल पहले सरकार आई थी वो भी कर रही थी, आज भी कर रही है, आगे 10 साल 20 साल बाद भी चलो तो ये तो रहेंगे रहेंगे। ये होते हैं मेरे बच्चे लॉन्ग पीरियड गोल विच आर कॉमन फॉर एवरी 5 ईयर, जो हमेशा कॉमन रहेंगे, यानी इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। आज से 10 साल पहले भी थे, आज भी है, 10 साल बाद भी है, और ये चेंज हो जाता है। हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती है तो ये गोल्स भी जो है मेरे बच्चे चेंज हो जाते हैं। अब ध्यान समझिए, लॉन्ग पीरियड गोल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर्स, क्योंकि कॉमन है, हर 5 साल में ये गोल्स तो कॉमन ही रहेंगे। 10 साल पहले भी चल लो, आज भी चल लो, 10 साल बाद, यानी हर 5 साल में ये गोल्स तो कॉमन रहते हैं, सेम रहते ही रहते। इसी को मेरे बच्चे पर्सपेक्टिव प्लान भी बोला जाता है। पर्सपेक्टिव का मतलब ही होता है लॉन्ग पीरियड प्लान्स भी इनको बोला जाता है। पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग पीरियड, ठीक है। दीज आर प्लान स्पेसिफिक। प्लान स्पेसिफिक का मतलब है ये जो प्लान्स बनाए जाते हैं, ये जो गोल्स बनाए जाते हैं, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, यानी सिर्फ 5 साल तक के लिए बनाए जाते हैं। सरकार चेंज हो जाएगी 5 साल बाद तो ये गोल्स भी जो है मेरे बच्चे चेंज हो जाएंगे। अब ध्यान समझिए, इसका अदर नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग बोला जाता है, और इसका अदर नेम है, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान बोलते हैं। मतलब तो वही है कि ऑब्जेक्टिव्स जो गोल्स बनाए जाते हैं, क्या क्या प्लानिंग्स करेंगे, क्या क्या करेंगे देश में, सेम ही है ना, सेम ही है। बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैडम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान किसमें था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग किसमें था। तो उसको आसान तरीका करा रही, याद करने का सबका ध्यान यही होना चाहिए। अब देखिए, प्लानिंग क्या है, थोड़ा लंबा वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है, तो ये किसमें आ जाएगा? लॉन्ग पीरियड गोल में। प्लान आपका थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड है एज कंपेयर टू, तो ये किसमें आ जाएगा? शॉर्ट पीरियड गोल। तो कंफ्यूज मत हो ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, आसान तरीका करा रही हूँ। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, तो कंफ्यूज मत होना। इसी का मतलब ही है कि ये लॉन्ग पीरियड गोल के बारे में और शॉर्ट पीरियड गोल के बारे में ही डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अच्छे से लिख दीजिएगा। अब ध्यान समझिए, जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जो इंडिया है, जिसमें दोनों होते हैं, दोनों का कंट्रोल है, एक इंडिविजुअल का भी और एक इंडिविजुअल का भी और एक गवर्नमेंट का भी, दोनों का रोल है, इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि इंडिया हो गया, वॉज इंटीग्रेटेड विद इकोनॉमिक प्लानिंग, जहां पे सारे के सारे डिसीजंस किसके बेसिस पे लिए जाते हैं? प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है हमारे देश में जो है डिसीजंस वगैरह दिए जाते हैं। यानी अब तो चलो नीति आयोग से उसको रिप्लेस कर दिया गया, बट स्टिल सारे डिसीजंस कौन लेती है? एक प्लानिंग कमीशन बैठती है और वगैरह वगैरह, लास्ट में फाइनल डिसीजन कौन लेते हैं? जो चेयरमैन यानी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब ये सब। तो हमारे भारत में ये होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट चलता है, ये आपको पता है, सिंपल, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब हमारे भारत में बहुत सारी प्लानिंग्स करी जाती है देश की गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या क्या प्लानिंग्स, क्या क्या पॉलिसीज निकाली जाए, टारगेट फिक्स करे जाते हैं जो इनको स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करने पड़ते हैं, ताकि देश में ग्रोथ आए, ताकि देश में डेवलपमेंट आए। यहाँ तक ठीक है सबको, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेरे बच्चे आपका लॉन्ग पीरियड गोल, जिसको हम कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। अब हमें पता है लॉन्ग पीरियड गोल्स मतलब ऐसे गोल्स जो कॉमन है,
एवरी 5 years, मतलब अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले भी थे गोल्स, आज भी है और आगे भी रहेंगे, ये गोल्स तो कॉमन है फॉर एवरी 5 year। जो लॉन्ग पीरियड गोल है, जो लंबे समय तक चलते हैं, यानी ऐसा नहीं कि सरकार चेंज तो एक गोल भी चेंज, ये गोल्स कांस्टेंट रहेंगे, ये गोल्स कॉमन रहेंगे, ठीक है, लिखा ना, कॉमन गोल्स ऑफ 5 years, यानी हर 5 साल में ये गोल्स तो कॉमन ही रहेंगे, यहां तक ठीक है। अब कौन कौन से लॉन्ग पीरियड गोल्स के अंदर आते हैं? सबसे पहले क्या? इंक्रीज इन जीडीपी, ये तो हमें पता है। आज से 10 साल पहले भी सरकार ये बोलती थी कि हम देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, आज भी बोलती है देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, आज से 10 साल बाद भी चले जाओ तभी सरकार ये बोलेगी देश का जीडीपी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन जीडीपी, देश का जीडीपी बढ़ाना जो है मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एक गोल है जो हर बार सरकार कहती है कि हम देश का जीडीपी बढ़ाएंगे। जीडीपी बढ़ाने का मतलब क्या है मेरे बच्चे? जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन का बढ़ना। और आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है तो ध्यान समझिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी, की देश का जीडीपी बढ़ाना जो है एक सरकार का ऑब्जेक्टिव रहता है, जो आज से 10 साल पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, जो है सरकार कहती है। अब ये बात करते हैं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगा देश में, क्या किया जाए, क्या ऐसा करे सरकार की देश का जीडीपी बढ़े? तो सबसे पहले प्रॉपर यूटिलाइज करे रिसोर्सेज को, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करे, ठीक है। अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने का मतलब क्या है? जैसे कि रॉ मटेरियल है तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करे, जो भी लेबर वगैरह का इस्तेमाल कर रही है, जो भी लेबर वगैरह का इस्तेमाल कर रही है, वर्कर्स वगैरह जो भी जिनका भी इस्तेमाल कर रही है, उनको अच्छे से इस्तेमाल करे, है ना, उनका अच्छे से यूटिलाइज करे, या जो पैसा है, कैपिटल है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करे, यानी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करे, ताकि जो है ज्यादा ज्यादा जो है मेरे बच्चे प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जितने ज्यादा देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा देश का क्या बढ़ेगा मेरे बच्चे? जीडीपी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इंप्रूव करे टेक्नोलॉजी को, यानी नए नए इनोवेशन लेके आए, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई तरीके की मशीनों को लेके आए, ठीक है। इंप्रूव करे टेक्नोलॉजी को, इनोवेशंस लेके आए, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो वही बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है हर बार सरकार का रहता है कि देश का जीडीपी बढ़ाना। जीडीपी बढ़ाने का मतलब है देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। और हमारी देश की सरकार कब प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगी? जब वो अच्छे से यूज करे अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, रॉ मटेरियल, इन सारे अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। दूसरा, नए नए इनोवेशंस लेके आए देश में, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करे, है ना, जिससे क्या होगा? देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी और देश का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट है मेरे बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ जाइए। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझना प्लीज, सबका ध्यान अब यही होना चाहिए। देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसे लोग जो विलिंग है काम करने के लिए, जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू डू वर्क, ठीक है, एबल टू डू वर्क, यानी उनको काम आता है, ठीक है, एंड आर वर्किंग एंड आर गेटिंग वर्क, लिखते हैं एंड आर गेटिंग वर्क, ठीक है, यही होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम आता है और उनके पास काम भी है, दे आर गेटिंग वर्क, उनके पास काम भी है। बट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि भाई अगर मान लो लेट्स से अगर मैंने बात करी हमारे देश में 142 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 142 करोड़ के पास काम धंधे हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। प्लीज ध्यान से समझना, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक भी इंसान बेरोजगार नहीं, क्योंकि मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है, जिसको मैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहती हूं, जिसको मेरे बच्चे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है। किस वजह से रहती है? जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से मैं आज एक नौकरी कर रही हूँ, बट वो नौकरी मुझे नहीं पसंद आ रही, मान लो बहुत ज्यादा मुझे मेंटल प्रेशर कर रही थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी उस नौकरी में, या फिर मान लो जैसे वो मुझे इतना आमदनी, इतना पैसा नहीं दे रही थी, सैलरी नहीं दे रही थी, तो मैंने नौकरी पे लात मार दी, नौकरी छोड़ दी, और अब जो है मैं एक नई नौकरी की तलाश कर रही हूँ। मान लो नौकरी को ढूंढने में, एक नई नौकरी को ढूंढने मुझे 15 दिन लग गए, महीना लग गया, 2 महीना लग गया, 6 महीने लग गए, तो जब तक मुझे एक नई नौकरी नहीं मिलेगी उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं क्या हूं? बेरोजगार हूं, यानी अनएम्प्लॉयड हूं। और हमें ये भी पता है यार, एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती है, एकदम से पैरालिसिस अटैक आ जाता है, जो भी कोई एक तरह से हेल्थ कंडीशन ऐसी कि वो काम नहीं कर सकते। तो ध्यान समझिए, मैंने बात करी अगर 142 करोड़ लोग देश में, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो काम करना चाहते हैं उन सब लोगों के पास काम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, यानी कोई भी बेरोजगारी है, क्योंकि एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है, किसी ना किसी रीजन से रहती है। एक नई नौकरी की तलाश करनी, तो जब तक नहीं मिल रही तब तक के पीरियड के लिए बेरोजगार हूं, है ना। तो एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में रहती ही रहती है, ठीक है।
अब बात ये करते हैं मेरे बच्चे, अगर मान लो देश में एक अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, जो हर सरकार कहती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन करना, अगर देश में जितने ज्यादा लोगों के पास काम होगा उतने ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, जितने ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा उतनी देश में गरीबी कम होगी, जितनी देश में गरीबी कम होगी उतनी ही देश में क्या होगी मेरे बच्चे, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी। इनइक्वालिटी का मतलब अमीर गरीब का फर्क कम होगा। देखो देखो, काम होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो गरीबी कम होगी। देखो अमीर तो बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। अब धीरे धीरे जब गरीबों के पास भी पैसा आएगा तो अमीर गरीब का जो फर्क पहले इतना था वो कितना हो जाएगा, इतना, यानी अमीर गरीब का फर्क कम हो जाएगा, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लिखना क्या पेपर में, सबसे पहले मीनिंग लिखना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस पहले लिखना दैट देयर इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, एबल टू डू वर्क एंड आर गेटिंग वर्क, बट इट डज नॉट मीन द सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो हमेशा देश में रहती है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ मेरे बच्चे, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर लिखोगे अगर देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, जो हर सरकार बोलती है कॉमन गोल है कि देश में ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, अगर देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो लोगों को बस काम आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे देश में क्या हो रही है आज के टाइम में, वो जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन आ रही है। जॉबलेस ग्रोथ होने का मतलब है कि हमारा देश आज के टाइम में ग्रोथ तो कर रहा है, ग्रोथ करने का मतलब है देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी ग्रोथ तो हो रही है, देश में जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने का मतलब देश में प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन बढ़ रही है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यानी मशीनों का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ रही है, ना कि लेबर, ना कि एम्प्लॉयर्स। मतलब इस वजह से क्या हो रहा है, देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, यानी जॉबलेस, लोगों के पास नौकरियां नहीं है लेकिन फिर भी देश ग्रो कर रहा है। ग्रोथ लाने का मतलब है देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, देश में प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन वो किसकी वजह से बढ़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो मशीनों वगैरह का यूज करके, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है। और इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नौकरियां हाथ से धो बैठते हैं, यानी उनकी नौकरियां चली जाती है और वो क्या हो जाते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, और देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो वही बात कर रहे हैं कि भाई ये जॉबलेस ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, जो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। नो डाउट नई नई मशीनों का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जॉबलेस ग्रोथ होने लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की नौकरियां हाथ से चली जाए, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मीनिंग लिखोगे, फिर बताओगे कि इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इससे देश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या होगा, और उसके बाद ये जरूर लिखना कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में और सरकार को क्या करना चाहिए, कि सरकार को प्रोडक्शन मतलब कुछ ऐसे एफर्ट्स लेने चाहिए कि देश में प्रोडक्शन तो बढ़े, मशीनों का यूज तो करे, सब कुछ करे, बट देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना बढ़े और जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके हमारे देश में। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है फटाफट से देख लीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे बच्चे, नेक्स्ट है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी का मतलब है कि देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो इनकम का, यानी इक्विटी का मतलब होता है इक्वेलिटी लेके आओ। इक्वेलिटी का मतलब है कि देखो भाई हमारे देश में बहुत ही ज्यादा अमीर गरीब का फर्क बढ़ रहा है, अमीर हो रहा है हमारे देश में, गरीब हो रहा है हमारे देश में, और इस वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। और क्या कारण है कि अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है, और वो ये कारण है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, और जिसकी वजह से द रिच इज गेटिंग मोर रिचर, अमीर हो रहा है, एंड द पुअर इज गेटिंग मोर पुअरर, यानी गरीब और गरीब हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो बेटा एक ये हॉस्पिटल, ठीक है, इस हॉस्पिटल में मुझे पता है मुझे डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, और इसी हॉस्पिटल में मुझे पता है मेरे को एक कंपाउंडर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, और हमें पता है डॉक्टर जो है 1 घंटे के ऑपरेशन में लाखों रुपए छाप लेते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं कंपाउंडर की बात करूं, पूरा साल 8-8 घंटे करने पे भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना डॉक्टर एक दिन में सिर्फ 1 घंटे के ऑपरेशन में कमा लेते। तो वही बात करें, जो रिच है वो और रिचर हो रहा है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे देश में इनकम का, और इस वजह से हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है। और हर बार सरकार का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि देश में इक्विटी लेके आना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का करना है ना, पहले भी था, आज भी और आगे भी है। इसके लिए सरकार क्या करे, इसके लिए सरकार क्या करे या क्या करती है या क्या करे,
करती भी है ये सब, ठीक है, कि इंपोज करे, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाए और गरीबों पे जो है कम टैक्स लगाए और गरीबों को सब्सिडीज वगैरह दे, ताकि देश में जो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है वो क्या कर सके, रिमूव कर सकते। तो आपको यही लिखना है पहले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी इक्विटी का मतलब है देश में इक्वालिटी लेके आना। बट हमारे देश में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, यानी जो रिच है वो और रिचर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, यानी हैव्स और हैव नॉट के बीच में फर्क बढ़ रहा है, अमीर गरीब के बीच में फर्क बढ़ रहा है, और देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो है हमारे देश में आ रही है। और इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा जो है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाए, गरीबों पे कम लगाए और सब्सिडीज दे गरीब लोगों को, यही सब हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे बच्चे, नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करो, नई नई मशीनों को यूज करो हमारे देश में। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान समझिए, मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि हमारे देश में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किए जाए, ठीक है, नई नई मशीनों का यूज करी जाए, इससे होगा क्या, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों के पास काम आएगा, लोगों के पास काम आएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी। अब लोगों के पास काम है, पैसा है, पैसा है तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो बनाने वाला और प्रोड्यूस करेगा, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो देश में क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। सो मॉडर्नाइजेशन लेके आना भी जो है सरकार का ऑब्जेक्टिव है, जो आज से 10 साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कि नई नई टेक्नोलॉजी लेके आने, नए नए इनोवेशंस करना, नई नई मशीनों को यूज करना, ठीक है, ताकि देश में प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े तो लोगों को बस काम आएगा, काम आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, और लोगों को काम है, पैसा है तो देश में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बनाने वाला और बनाएगा, जिससे देश का जीडीपी बढ़ेगा और देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे जरूर लिखनी है, देखो भाई आज के टाइम में नो डाउट धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन का मतलब, अच्छा ध्यान समझिए, जो सबसे जरूरी आपको लिख रहा है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये जरूर है कि मशीनों का यूज करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करो, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम लेके आओ। ध्यान समझिए, लिखना, मॉडर्नाइजेशन मींस कि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनों का यूज करो, बट इट डज नॉट मीन कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए, ठीक है। नो डाउट मशीनों का यूज करोगे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब ये नहीं कि मशीनों का यूज करोगे तो लोगों को निकाल दो नौकरियों से, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कर दो, ये नहीं। मॉडर्नाइजेशन तो लेकर ही आओ, मशीनों का तो यूज करो ही करो, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, लेकिन उसके साथ साथ देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मशीनों पे चली जाए, मशीनों से प्रोडक्शन करने लग जाए तो देश में बेरोजगारी की प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सो ये पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पे कि मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लेके आ जाए गवर्नमेंट। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में देश में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में दूसरी प्रॉब्लम ला दे, है ना। मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब ही नहीं कि देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो यूज करे, मशीनों का तो यूज करे, लेकिन साथ के साथ बेरोजगारी भी ला दे, अनएम्प्लॉयमेंट भी ला दे, तो ये नहीं करना है। तो इस चीज को आपने यहाँ पे जरूर मेंशन करना है इंपॉर्टेंट चीज में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है। सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। आज से 10 साल पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा कि हर बार हमारा देश, हम यही बोलेंगे कि हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंस हो। सेल्फ रिलाय मतलब खुद पे ही डिपेंड हो, किसी और पे डिपेंड ना हो। सीधी सी बात है यार, खुद पे डिपेंड हो, अपने देश में प्रोडक्शन करो यार, बाहर की कंट्री से मत खरीदो, इंपोर्ट मत करो, बल्कि अपने देश में बनाओ और अपने देश में इतनी प्रोडक्शन करो कि हम बाहर की कंट्री में सामान बेचें, हम करें एक्सपोर्ट, जिससे क्या होगा, हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, हमारे देश में क्या आएगी, ग्रोथ। देखो भाई, अगर मैं लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं, यहाँ पे एक आधी लाइन आपकी किताब में लिखी हो सकती है। देखो भाई, पहले हमें क्या बना दिया था, अंग्रेजों ने हमें बना दिया था इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स बन गए थे हम। देखो हमें क्या बनाया, हम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल जरूर थे, कॉटन, इंडिगो, जूट ये ले जाते थे, लेकिन हमें क्या बोला था कि तुम ये वीट, राइस, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन ना करो, तुम कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन करो। इस चक्कर में हम क्या बन गए थे, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी इंपोर्टर बन गए थे ये वीट, राइस वगैरह के, है ना, फूड ग्रेन्स के क्या बन गए थे हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो देश कृषि राज्य था भाई, हमारा देश कृषि राज्य है ना, उस देश में, और हम लोग ही बाहर की कंट्री से क्या कर रहे, फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट कर रहे। कमाल देख रहे हो क्या किया सर, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, राइट। तो हम इंपोर्टर बन गए थे फूड ग्रेन्स के। तो अब क्या बोला कि भाई
सेल्फ सफिशिएंट बनो। अब इंपोर्ट नहीं करना बाहर से, खुद के देश में बनाना है, खुद के देश में बनाओगे, बल्कि बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करो, खुद के देश में प्रोडक्शन करो, जिससे देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। आप आसान लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल लिखो, देश में खुद प्रोडक्शन करो, ठीक है, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट मत करो, खुद के देश में प्रोडक्शन करो, बल्कि बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करो, ताकि खुद के देश में प्रोडक्शन होगी तो खुद के देश का जीडीपी बढ़ेगा और देश में क्या आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज तो पता ही है, आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाई है, मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया कैंपेन मतलब मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, हमारे भारत में प्रोडक्शन करो, बाहर से ना खरीदो, बल्कि खुद के देश में बनाओ और बाहर की कंट्रीज को बल्कि एक्सपोर्ट करो। खुद के देश में बनेगा तो खुद के लोगों को काम मिलेगा, हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगी। तो भाई ये सेल्फ सफिशिएंट करना, सेल्फ रिलायंस करना, खुद के देश पे डिपेंड हो, बाहर की कंट्री पे डिपेंड ना हो, खुद के देश में प्रोडक्शन करो, ठीक है। ये तो आज से 10 साल पहले भी हुआ है, आज भी और आगे भी रहेगा कि खुद के देश में प्रोडक्शन करो, ठीक है, ताकि हमारे देश का जीडीपी बढ़े, हमारे देश में क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे मेरे बच्चे क्या है, आपके लॉन्ग पीरियड गोल्स है, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं मेरे बच्चे शॉर्ट पीरियड गोल्स की बात करते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, ध्यान समझना। शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, सबका ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट पीरियड गोल्स का मतलब ध्यान से समझना क्या होता है। शॉर्ट पीरियड गोल्स मतलब ऐसे गोल्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी अगर 5 साल के बाद सरकार चेंज हो रही है तो ये गोल्स भी जो है चेंज हो रहे हैं। वो लॉन्ग पीरियड थे, जो सरकार बदले ना बदले, है ना, वो गोल्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, आज से 10 साल पहले भी थे, आज भी और आज के 10 साल बाद भी रहेंगे। लेकिन शॉर्ट पीरियड गोल्स मतलब सरकार बदलती है 5 साल के बाद तो ये गोल्स भी चेंज हो जाते हैं, नई सरकार आती है, वो अपने नई गोल्स लेके आती है, अपने नई अपने वादे करती है, राइट, यही सब है। तो शॉर्ट पीरियड गोल्स, तो हमारे देश में जो पहला प्लान आया था 1950 में, प्लानिंग कमीशन आई थी, तो पहला प्लान जो आया था वो हमारे देश में आया था। फर्स्ट प्लान जो हमारे देश में आया था वो 1951 में आया था। 5-5 साल के लिए सरकार आती है, आपको पता है, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, यानी कब तक चला था, 1956 तक पहला प्लान। टोटल आज तक सर आपको इतना ही याद करना है, एक तो पहला प्लान याद करना। टोटल जो प्लान है वो हमारे देश में कितने आ चुके हैं, टोटल 12 प्लान आ चुके हैं। जो 12वां प्लान चला था वो 2012 से, 5 साल गिन लो कितने बनते, ठीक है, 2017 तक चला था। अब गिन लेना, 2012 से 2017 तक चला था। ये इंपॉर्टेंट है, पहला प्लान कब आया था और आखिरी प्लान यानी 12th प्लान कब आया था, ठीक है जी। अब हमें पता है हमारे देश में जो पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन 2014 में आपको पता है बीजेपी सरकार आ गई थी, ठीक है। तो बीजेपी सरकार ने क्या किया था, 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया था, इस प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया था, नीति आयोग से क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। यही क्या था ना, नीति आयोग से क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। 2015 में कर दिया था, ठीक है। और 2017 में जो क्या किया था उन्होंने, 2017 में वो क्या लेके आए थे, उन्होंने शॉर्ट टर्म गोल्स को, शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब ये जो 5-5 साल के जो प्लान बनते थे उसको कन्वर्ट कर दिया था इनटू अ पर्सपेक्टिव प्लान में। पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब है लॉन्ग पीरियड गोल्स में, लॉन्ग पीरियड प्लान्स में उसको कन्वर्ट कर दिया था विद अ विजन ऑफ 15 इयर्स का विजन देखते हुए, 15 इयर्स का विजन देखते हुए उन्होंने इसको क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। ध्यान समझिए, 15 साल यानी 2017 से 15 साल गिनना कितना आएगा, आई गेस 2032 तक होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, 2032 तक होना चाहिए। देख रही है क्या किया, देखो 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, आखिरी प्लान हमारा अभी चल रहा था, 2012 से 2017 वाला चल रहा था। 2014 में क्या आ गई थी, बीजेपी सरकार आ गई थी, और 2015 में प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस कर दिया था, नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। लेकिन 2017 में उन्होंने क्या किया था, अब बात बच्चे ये कहेंगे कि मैम 2017 में ही क्यों किया, जब 15 में आ गई थी तो 15 में क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे अभी ये प्लान चल रहा है, अभी 2012 से 2017 वाला 12th प्लान चल रहा था, अभी कंटिन्यू है, तो बीच में कैसे छेड़छाड़ कर सकते थे, राइट। अभी ये चल रहा है तो इसलिए 2017 को खत्म हो तो 2017 में ही वो लेके आए, यानी 2 साल इनके पास थे पूरी प्लानिंग करने के कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या मिशन, उनका मिशन उन्होंने डिसाइड किया वगैरह वगैरह। तो 2 साल उन्होंने पूरी प्लानिंग वगैरह की सरकार ने, और 2017 में उन्होंने एक तरह से विजन ही चेंज कर दिया, इस शॉर्ट टर्म गोल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू अ पर्सपेक्टिव प्लान में कन्वर्ट कर दिया। और 15 साल का विजन देखते हुए अब 2032 में पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी ग्रोथ हुई और कितनी डेवलपमेंट आई। 15 साल का मिशन रखा कि 15 साल में इतनी ग्रोथ करनी है, ये मिशन, ये टारगेट फिक्स करती है कि 15 ईयर्स में क्या क्या ग्रोथ आई है। इन 15 ईयर्स में जो है एक विजन देखा कि 15 ईयर्स के बाद हमें ये टारगेट क्या अचीव हुए हैं या नहीं हुए, वो तो हम 2032 में ही हमें पता चलेगा कि क्या किए। तो ठीक है, ये याद रखना, अब प्लीज ध्यान समझिए। अब यहीं पे हम बात यही कर रहे हैं, ध्यान समझिए, ये पॉइंट है। देखो पहला प्लान कब आया था, याद रखना 1951 में आया था, और लास्ट कब आया था, 2012 में आया था, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान हमारा 1951 से इतना चला था और लास्ट वाला 2012 से 2017 में चला था, यही बात के जो शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ध्यान समझिए, शिफ्ट हुआ था
फाइव ईयर प्लान मतलब जो शॉर्ट टर्म गोल्स थे वो 5-5 साल वाले, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, पर्सपेक्टिव प्लान में, यानी लॉन्ग पीरियड गोल, लॉन्ग पीरियड 15 साल लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड गोल में इसको क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था विद अ 15 ईयर विजन इन 2017 में कर दिया था। ध्यान समझिए, बच्चों को डाउट रहता है कि 2015 में आई थी तो 2015 में क्यों कन्वर्ट, मतलब नीति आयोग 2015 में आई थी तो 2015 में क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी ये प्लान चल रहा था, एग्जिस्टिंग चल रहा था, तो इसलिए 2017 में किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। 15 साल का एक विजन देखा, ठीक है। अब 2032 में हमें पता चलेगा कि क्या हमने अचीव किया, जो हमने टारगेट रखे थे, जो हमारा मिशन था, ये जो 15 साल में जो हमने, हमारी सरकार ने जो मिशन रखा हुआ था कि ये डेवलपमेंट करनी है, ये ग्रोथ लानी है, अब 2032 में पता चलेगा कि क्या वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। तो यही आपका एक शॉर्ट पीरियड गोल्स में आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब फटाफट से जो सबसे अच्छा टॉपिक है ये अगला, वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। बच्चे क्या सोचते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब एक ही, नहीं, ग्रोथ इज डिफरेंट एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट। तो ग्रोथ एक तरह से नैरो कंसेप्ट है और डेवलपमेंट एक, अगर मैं बात करूं, एक वाइडर कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, राइट। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान समझिए, ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना। ग्रोथ मींस जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में प्रोडक्शन का बढ़ना। तो हमेशा रखना, जितनी ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा देश का जीडीपी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा जो है हमारा देश क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ मतलब समझ आया। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, ये जो डेवलपमेंट है, कलर मैं चेंज कर रही हूं, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है मेरे बच्चे, डेवलपमेंट का मतलब जो है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब एक वाइडर कंसेप्ट है। वाइडर कंसेप्ट मतलब, डेवलपमेंट का मतलब यह है कि देश में ग्रोथ तो लेके आना ही है ना, डेवलपमेंट का मतलब देश में ग्रोथ तो आना ही आना। ग्रोथ आने का मतलब है देश का जीडीपी तो बढ़ना, यानी देश में प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना, लेकिन इसके साथ साथ देश में इक्विटी भी लेके आना। इक्विटी का मतलब देश में इक्वेलिटी भी लेके आना, प्लस स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी क्या मतलब हुआ, समझाती हूं, ध्यान से समझना। देखो, डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें देश में ग्रोथ तो लेके आना ही आना। ग्रोथ का मतलब है, ग्रोथ का मतलब है देश का जीडीपी तो बढ़ना ही बढ़ना, यानी देश में प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना, लेकिन इसके साथ साथ देश में इक्विटी लेके आना, यानी देश में इक्वेलिटी लेके आना। इक्वेलिटी मतलब समानता लेके आना, जो अमीर गरीब का जो फर्क है वो क्या होना, खत्म होना, और देश में क्या आना, इक्वेलिटी लेके आना, यानी इनइक्वेलिटी की प्रॉब्लम कम होना। और स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी का मतलब है, स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी का मतलब है कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज करो। इसका मतलब ध्यान से समझना। अब देखो, हमारे देश में हमें पता है 3 सेक्टर्स है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है मेरे बच्चे टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर यानी आपका सर्विस सेक्टर। हमें पता है 3 सेक्टर, एक तरह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर। इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी का मतलब है सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस मत करो, सिर्फ आप एक सेक्टर में ग्रोथ लाने पे फोकस मत करो, बाकी आपके जो दूसरे सेक्टर्स है उन पे भी आप इक्वल ही फोकस करो, उन पे भी आप इक्वल ही जो है ग्रोथ लाने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर को चेंज करो, सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस ना करो बल्कि तीनों सेक्टर्स पे इक्वली फोकस करो, ताकि देश में बैलेंस ग्रोथ आ सके। यानी तीनों सेक्टर पे हमें फोकस करना है, ये नहीं कि खाली एग्रीकल्चर पे फोकस कर दिया, एग्रीकल्चर पे कॉन्ट्रीब्यूट और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पे ना किया, और ये नहीं कि खाली इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करा, एग्रीकल्चर और टर्शियरी सेक्टर को अवॉइड कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया, ऐसे नहीं। तीनों सेक्टर्स ही उतने इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंस ग्रोथ लेके आना है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर की डेवलप करना, एक सेक्टर में मतलब ग्रोथ लाना और बाकी दोनों सेक्टर्स को अवॉइड करना, दोनों सेक्टर्स को इग्नोर करना। स्ट्रक्चर में चेंज करो, अपने स्ट्रक्चर में चेंज होने का मतलब है कि आप तीनों के तीनों जो सेक्टर्स है हमारे देश के, तीनों सेक्टर पे बैलेंस ग्रोथ लेके आओ, तीनों सेक्टर पे एक इक्वल ग्रोथ लेके आओ। सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस नहीं करना, यानी तीनों सेक्टर्स पे आपको इक्वली जो है फोकस करना है, तीनों सेक्टर को ग्रोथ लानी है। तो यही होता है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ सिर्फ एक नैरो कंसेप्ट है और जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। डेवलपमेंट में ग्रोथ तो आती है, यानी जीडीपी तो बढ़ाओ, यानी प्रोडक्शन तो बढ़ाओ, इसके साथ साथ देश में इक्वेलिटी भी लेके आना, और स्ट्रक्चर चेंज इन द इकोनॉमी का मतलब है कि तीनों सेक्टर्स पे फोकस करो, एक बैलेंस ग्रोथ लेके आओ, देश में एक बैलेंस ग्रोथ लेके आओ। बैलेंस ग्रोथ मतलब तीनों सेक्टर्स को इक्वली ग्रो करो, ये नहीं कि एक सेक्टर पे फोकस करती और बाकी सेक्टर को अवॉइड करती, ठीक है। इक्वेलिटी। अब एक बात बताओ, जिस देश में प्रोडक्शन होगी उस देश में हमें पता है, जिस देश में ज्यादा प्रोडक्शन उतने ज्यादा लोगों के पास काम, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, काम ज्यादा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा,
इनकम ज्यादा तो देश में क्या होगा, गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम अपने आप ही कम होगी। तो जिस देश में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिस देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी उस देश में अपने आप धीरे धीरे इक्वालिटी आने लग जाएगी, यानी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम अपने आप ही कम होगी। और देश में स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब एक बैलेंस ग्रोथ लेके आओ तीनों के तीनों सेक्टर्स में। सो ये फर्क है मेरे बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। एम आई क्लियर? यहां तक सबको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अभी जो सबसे लास्ट टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, ये आपको किसी ना किसी डब्बे में मिल जाएगा चैप्टर के एंड में या फिर एबिलिटी जोन में आपको मिल सकता है। सो एक बार कर लेते हैं ना, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। चल जी, एक होता है बच्चे पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है नुकसान, नुकसान यानी ज्यादा सेविंग्स के भी क्या नुकसान है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के भी क्या नुकसान है। पैराडॉक्स का मतलब होता है नुकसान होना, ज्यादा सेविंग्स की क्या नुकसान है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की क्या नुकसान। अब देखो, हम बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा बचा रहे हैं, मतलब खर्च कम रहे मतलब डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम करे तो देश में प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो देश में बेरोजगारी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम मतलब लोगों के पास पैसा कम, लोगों के पास नौकरियां नहीं है तो पैसा कम, पैसा कम होगा तो यहाँ पे लिख देना पैसा कम होगा तो देश में गरीबी भी आएगी, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी आएगी। आप लिख सकते हो चाहे इसके बाद कि पैसा कम है तो देश में गरीबी भी आएगी, गरीबी भी आएगी और इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी देश में बढ़ेगी। ठीक है, अब पैसा कम है तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो जीडीपी कम, और जीडीपी कम तो हमारा देश ग्रोथ, हमारे देश में ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है, हम नुकसान बात करें कि हर चीज के कहते हैं ना दो पहलू है, फायदे भी है तो नुकसान भी है। बहुत ज्यादा सेविंग्स के भी नुकसान है। क्या नुकसान है कि बहुत ज्यादा सेव करेंगे मतलब पैसा खर्च नहीं रहे, बचा रहे, तो मतलब डिमांड कम कर रहे लोग, डिमांड कम है मतलब देश में प्रोडक्शन, क्योंकि लोग डिमांड नहीं करे तो बनाने वाला क्यों बनाएगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम तो लोगों बस काम कम, काम कम पैसा कम, पैसा कम तो ऑब्वियसली लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम है तो फिर से प्रोडक्शन कम, फिर से प्रोडक्शन कम तो देश की जीडीपी कम। अब बात करें मेरे बच्चे, अब ध्यान समझिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या यहीं से सीधा लिख सकते हैं प्रोडक्शन कम तो जीडीपी कम, जीडीपी कम तो ग्रोथ कम, लिख सकते हो। अगर एक या दो नंबर तक का आ गया तो आप यहीं तक खत्म कर सकते हो, प्रोडक्शन कम तो जीडीपी कम, जीडीपी कम तो ग्रोथ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया तो कुछ तो लिखोगे ना, पहले पूरा लिखना पैराग्राफ बना के एंड देन उसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताना। अब 4 नंबर का आएगा तो थोड़ा तो एक्सप्लेन करोगे ना, तो आप देख लेना आपका कितने नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। तो अगर 4 नंबर का तक का आएगा थोड़ा एक्सप्लेन करके ऐसे फ्लो चार्ट बना देना। अब आज पैराडॉक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे, खर्च रहे, इन्वेस्ट कर रहे, यानी अगर एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोच लो, एक प्रोड्यूसर के हिसाब से सोच लो, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा खरीद रहा है, मशीनों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो सप्लाई ज्यादा कर रहा है, ज्यादा सप्लाई, लेकिन डिमांड तो उतनी है। अब देखिए, ज्यादा रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर दिया, मशीनों में इन्वेस्ट कर दिया, प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन लोगों की डिमांड तो उतनी है, डिमांड उतनी है। इस वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा बफर स्टॉक हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टॉक, अनवांटेड स्टॉक पड़ा रहेगा। अब आप खुद सोचो, सप्लाई ज्यादा है, अनवांटेड स्टॉक गोडाउनों में भर रखा है सामान और लोगों की डिमांड नहीं है, इस वजह से क्या होगा, हर एक चीज के दाम गिर जाएंगे, यानी देश में डिफ्लेशन आ जाएगी, यानी देश में इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि देश में स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी होने का मतलब है कि ना ही देश में इन्फ्लेशन होना, ना ही देश में डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन होगी, डिफ्लेशन मतलब देश में इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। देश में स्टेबिलिटी होना जरूरी है, ना महंगाई अच्छी है देश में, ना ही मंदी अच्छी है। यहाँ पे डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है, यानी मंदी आ रही है, क्योंकि हर एक चीज के दाम गिर रहे हैं। ठीक है, तो वही एक फटाफट से एक बार ओवर ले लो। अब ज्यादा पैसा है, ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, लगा रही हूँ तो प्रोडक्शन ज्यादा, इन्वेस्ट करना रॉ मटेरियल पे, मशीनों पे, तो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हूँ, ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड उतनी है, इस वजह से क्या होगा, सप्लाई ज्यादा, डिमांड है नहीं, बफर स्टॉक पड़ा रहेगा, गोडाउनों में सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, लोग खरीद नहीं रहे, इस वजह से हर एक चीज का दाम गिर जाएगा। क्योंकि मुझे अब क्या होगा, ठीक है, मुझे अभी क्या होगा कि भाई कम कर रेट बिक जाए, एटलीस्ट मैं उतना खर्चा तो निकाल लूं जितने में मैंने बनाया, ठीक है। तो प्राइजेस कम तो डिफ्लेशन, डिफ्लेशन तो देश में क्या आ जाएगी, इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। सो बस बच्चे, यही आपका चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। मैंने आपको एक बहुत अच्छे से रिवाइज कराने की कोशिश करी है। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।